हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ विविध प्रश्नावली चैप्टर 9 का मैथ्स का क्लास 11 का विविध प्रश्नावली। आज मैं लेकर आया हूँ। इससे पिछले वीडियोज़ में मैं आपको 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 और उसके सभी पार्ट करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 की विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में पहला प्रश्न है कि दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पदों का योग mवें पद का दुगुना है। मतलब इसमें कोई समांतर श्रेणी है, उसके m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पदों का योग निकालना है और उसको दर्शाना है कि वह mवें पद का दोगुना है। मतलब am प्लस n जो है और प्लस am माइनस n जो है वो दुगना है am के, यही हमें दर्शाना है। तो इसका हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है? am प्लस n प्लस am माइनस n। अब इसका हमने इसको लिख सकते हैं, जैसे an होता है तो उसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं a प्लस m प्लस n, क्योंकि n की जगह पूरा m प्लस n आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही इसको लिख सकते हैं a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको फिर हम इसमें देख रहे हैं कि a कॉमन है तो a को कॉमन ले लेते हैं। तो a को कॉमन नहीं, सॉरी, इसको 2a, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ a प्लस a 2a हो गया, प्लस ये वैसे ही m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैसे ही रहा। अब इसमें 2a प्लस डी को हमने कॉमन ले लिया, डी कॉमन हो गया। क्वेश्चन में बचा क्या? m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1। अब इस प्लस n से माइनस n कटा, आया क्या? 2m माइनस 2 इंटू डी, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी। अब 2a प्लस 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो बचा m माइनस 1 इंटू डी। अब इस पूरे में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कोष्ट में a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब a प्लस m माइनस 1 डी को हम क्या लिख सकते हैं? am लिख सकते हैं, क्योंकि am का जब हम विस्तार करेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ही होगा। तो इसको am लिख सकते हैं। तो ये 2 पहले से, तो 2am हो गया हमारा। अब यही हमें प्रूफ करना था, इसको 2am के बराबर दर्शाना था। 2am के बराबर हमने दर्शा दिया तो LHS इजिकल टू RHS हो गया। तो ये इति सिद्धम हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं, उनका योग 24 है, उनका गुणनफल 440 है और संख्याएं में बताना है। तो हमने मान लिया संख्याएं हैं a प्लस डी, a प्लस 2d। समांतर श्रेणी में होंगी तो ऐसे लिख सकते हैं हम a प्लस डी, a प्लस 2d। ये 3 संख्याएं होंगे, इनका योग 24 है। मतलब a प्लस डी प्लस a प्लस 2d बराबर 24 है और इनका गुणनफल 440 है। मतलब a गुणे a प्लस डी गुणे a प्लस 2d बराबर 440 है। अब इसको हमने देखा तो 3a प्लस 3d आ गया बराबर 24। 3 कॉमन ले लिया तो आया a प्लस डी बराबर 24। फिर 3 को इधर भेजा तो 24 भागे 3 हो गया तो a प्लस डी बराबर 8। तो यहाँ पर d का मान हमने निकाला a माइनस 8, d का मान निकल गया a माइनस 8। अब इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हमने क्या किया कि इसका हमने d का मान जो वहाँ निकाला है उसको इसमें रख दिया। जब यहाँ d का मान हमने रखा तो 8 माइनस a रखा तो ये माइनस a प्लस a से कट गया। वैसे ही यहाँ पर a प्लस 16। अब यहाँ पर 2d है तो 2 गुणे d का मान हमने रखा, तो मतलब 2 गुणे a माइनस 8 हो जाए, 8 माइनस a हो जाएगा। तो 2 का जब हमने 8 में गुणा किया 16 और 2 का माइनस a में गुणा किया माइनस 2 है। अब ये इस प्रकार आ गया। अब इसको क्या किया, ये a और 8 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि कोष्ट में केवल 8 ही बचा है तो 8a हो गया। और इधर कोष्ट में क्या बचा? ये a माइनस 2a को सॉल्व किया तो माइनस a आया, ये 16 वैसे ही। इधर 440 है। अब 8 से हमने 440 को काटा, 55 बार में कट गया। तो इधर बचा a कोष्ट में 16 माइनस a बराबर 55। अब a का अंदर गुणा कर दिया तो 16a माइनस a स्क्वायर बराबर 55 हो गया। अब इस a स्क्वायर और 16a को इधर ले गए, क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 55 बराबर 0 हो गया। अब इसका हमने द्विघात समीकरण ये हमें मिल गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो आया a माइनस 11, दूसरे कोष्ट में a माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ हमें a का मान मिल गया। यदि a माइनस 11 बराबर 0 है तो a बराबर 11 हो गया।
यदि a माइनस 5 बराबर 0 है तो a बराबर 5 आ गया। तो a के हमें मान क्या मिले, 11 और 5। तो अब a का अगर मान 11 होगा तो d का क्या होगा, 8 माइनस 11 बराबर -3 होगा। a का मान 11, पहली कंडीशन में a का मान 11, d का मान -3। तो 3 पद हमें मालूम चल गए, प्रथम पद 11 a प्लस डी मतलब 11 माइनस 3 बराबर 8, फिर तीसरा पद 5। अब दूसरी कंडीशन में अगर a का मान 5 है तो d का मान क्या होगा, 3। तो 3 पद हमें क्या मालूम चल गए, a का 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। तो ये हमें दोनों कंडीशन में श्रेणी, समांतर श्रेणी के तीनों पद प्राप्त हो गए। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, माना किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों का योगफल s1, s2 तथा s3 है, तो दिखाइए कि s3 बराबर 3 कोष्ठ में s2 माइनस s1। मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योगफल s1 है, 2n पदों का योगफल s2 है, 3n पदों का योगफल s3 है। तो हमें दर्शाना है s3 बराबर 3 कोष्ठ में s2 माइनस s1। इसके लिए हमें s2 का मान क्या दिया है, जो n समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल है वो s1 है। मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस इंटू डी लिख सकते हैं हम, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल फार्मूला से। अब यही s1 के बराबर है। वैसे ही 2n पदों का योगफल s2 के बराबर है, तो 2n/2 कोष्ठ में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर s2 हो गया। और वैसे ही 3n पदों का योगफल s3 के बराबर, तो 3n/2 कोष्ठ में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी बराबर s3 हो गया। ये तीन बातें हमसे प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, s3 बराबर 3 कोष्ठ में s2 माइनस s1। अब इसको सिद्ध करना है तो इसका हमने RHS को ले लिया। RHS को लिया, क्या हुआ, s2 s1 का मान हमने निकाला ही है। अब इस s1 s2 का मान इसमें रखते हैं। 3 कोष्ठ में 2n/2 कोष्ठ में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। फिर पुनः 3 बाहरी है, कोष्ठ में 2n/2 और इसका इसमें d का इसमें गुणा करा दे, तो आया 2a प्लस 2nd माइनस डी, और माइनस n/2 यहाँ भी वही किया, 2a प्लस nd माइनस डी आया। अब फिर ये जो इसमें कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, n/2 दोनों में मिल रहा है, तो n/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो 3n/2 बाहर हो गया। अब यहाँ केवल 2 बचा है, तो 2 का इसमें गुणा करा दिया, तो क्या आया, 4a प्लस 4nd प्लस माइनस 2d, ये आ गया 2 का गुणा कराने पे। फिर इसमें तो हम n/2 कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस का सब में गुणा हो जाएगा, तो बचा है माइनस, यहाँ पे माइनस का सब में कोष्ठ हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा, -2a माइनस nd प्लस डी हो जाएगा। अब इसको और जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 4 है, यहाँ -2 है, तो ये 2a हो गया। यहाँ प्लस 4nd है, यहाँ माइनस nd है, तो प्लस 3nd हो गया। यहाँ -2d है, यहाँ प्लस d है, तो माइनस d हो गया यहाँ पर। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर हमें d कॉमन मिला है, तो इसको d को कॉमन ले लेते हैं। d कॉमन लिया, कोष्ठ में आया 3n माइनस 1, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फार्मूला लग रहा है, ये किसका फार्मूला लग रहा है, और यहाँ 3n/2 है। तो अगर ये देखिए n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले में ये 3n यहाँ पर है, मतलब ये s3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 3n पदों का योग s3 ही है। तो यहाँ 3n पदों का योग का फार्मूला ये बन जा रहा है, तो ये s3 के बराबर हो जाएगा, तो s3 के बराबर हो गया, तो LHS के बराबर हो गया, तो RHS बराबर LHS यहाँ पर प्रूफ हो गया। इति सिद्धम, यही हमें प्रूफ करना था। तीसरा सवाल भी हो गया सॉल्व। देखते हैं चौथा सवाल क्या है, 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो। मतलब ये हमसे क्या पूछा है कि 200 और 400 के मध्य 7 से जितनी संख्याएं विभाजित हैं उनका योगफल निकाल दीजिए, यही हमसे पूछा है। तो अब हम देखेंगे 200 से जस्ट बाद कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। 201 नहीं विभाजित है, 202 भी नहीं विभाजित है, लेकिन 203 विभाजित है, तो प्रथम संख्या 203 हो गई। फिर अगली 210 विभाजित है, तो प्लस 210 प्लस डॉट 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 ऐसे बीच में संख्या आएंगी, प्लस 400 से ठीक जस्ट पहले कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, तो 400 से पहले मतलब 399 क्या 7 से विभाजित है, हाँ 399 7 से विभाजित है। तो अंतिम संख्या हमारे पास ये आ गई।
अब अगर निकाल दें कि ये कैट पद है, ए का मान हमें मालूम चल गया 203, डी का मान चल गया 7। अब ये कितने पद हैं ये हम निकाल दें तो ये समांतर श्रेणी तो बनी रही है, डी 7 है, तो समांतर श्रेणी के योग के फार्मूला लगा के हम यन अगर ज्ञात कर ले तो उसका योग निकाल सकते हैं। तो यन कैसे ज्ञात करेंगे, ये जिस नंबर पे होगा उतने ही तो पद होंगे, क्योंकि ये लास्ट नंबर पे है। अगर 10वें नंबर वाला लास्ट है तो 10 पद ही होंगे उसमें, तो ये जितने नंबर पे होगा उतने ही पद होंगे। तो इसका नंबर क्या है, इसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले में रख देते हैं। तो ए एन की जगह पर 399 रख देते हैं। ए का मान 203 मालूम ही है और एन का मान हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 और पूरे डी का मान 7 है। अब 203 को इधर भेजा तो 399 माइनस 203 हुआ, और ये एन माइनस 1 इंटू 7 वैसे ही है। इसको जब सॉल्व किया तो क्या आया, 399 माइनस 203 बराबर 196 आ गया। अब 7 का जब 196 में भाग दिया, क्योंकि 7 इधर गुणा में है, तो 28 आ गया। तो एन माइनस 1 बराबर 28 आ गया, तो एन बराबर 29 आ गया। एन बराबर 29 आ गया। एन का मान हमारे पास यहाँ पे निकल गया। अब योग का, समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। तो एस 29, क्योंकि 29 कुल पद है, तो एन बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, इस फार्मूले में हम ए और डी का मान रखेंगे। ए और डी का ए का मान है कि हमें मालूम है 203 और डी का मान है 7 और एन का मान हमने निकाला 29। अभी रख देते हैं। तो 29 बटा 2 कोष्ठ में 2 गुणे 203 प्लस 29 माइनस 1 गुणे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। 29 बटा 2 कोष्ठ में 406 हो गया ये, प्लस 28 गुणे 7 हो गया। अब ये 29 बटा 2 कोष्ठ में 406 प्लस 196 हो गया, 28 गुणे 7 196 हो गया। इसको भी जोड़ देते हैं तो 602 आया। अब 2 से इसको काटते हैं 301 बार में, तो एस 29 बराबर आ गया 29 गुणे 301। 29 गुणे 301 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8729। तो ये हमारा एस 29 सभी 7 के गुणजों का योग यहाँ निकल चुका है, 8729। तो चौथा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है कि 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हों। मतलब 1 से 100 के बीच जितने 2 से कटे या 5 से कटे या दोनों से कटे उससे नहीं फर्क पड़ता है, जितने भी हों उनका योग ज्ञात कर दीजिए। जो 2 से कटे या 5 से कटे या दोनों से कटे, जितने भी हों उनका योग ज्ञात करना है। तो क्या बनेगा अनुक्रम हमारा, 2 4 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 ये बनेगा। इसमें 5 वाले ये आ गए, 5 10 15 ये आ गए, और 2 वाले 2 4 6 8 12 ये आ गए। अब इसमें देखने पर हमें ये तो कोई अनुक्रम मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ सार्वंतर है 2, यहाँ सार्वंतर हो गया 1, ये तो समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ है अनुपात 2, यहाँ अनुपात हो गया 5/4, तो ये भी समांतर गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है। तो इसको हम कैसे हल करें, तो इसमें हम एक काम करते हैं कि पहले 2 से विभाजित जितने हैं उनका योग निकालते हैं। 2 से विभाजित 1 से 100 तक कितने हैं उनका योग हम निकालते हैं। तो उनका योग निकालने के लिए हम 2 से विभाजित कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 प्लस ऐसे डॉट 100 भी है। तो यहाँ पर ए बराबर 2 आ गया, डी बराबर 2 आ गया, एल बराबर 100 आ गया, ये आ गया। अब 100 का हम कितने नंबर पे है ये निकाल देते हैं तो कुल पद मालूम चल जाएंगे। तो ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस फार्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पर आ गया ए एन 100 हो गया बराबर 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि ए और डी का मान 2 2 है। अब फिर 98, क्योंकि 2 को इधर भेजा तो 98 बराबर एन माइनस 1 गुणे 2 हो गया। फिर इस 2 को इधर गुणा में इधर भाग में किया तो 49 बराबर एन माइनस 1 आ गया, तो एन बराबर 50 आ गया। तो ये 50 संख्याएँ हैं। अब इस फार्मूले से हम योग निकाल देते हैं। तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्ठ में ए प्लस यल होता है। जब अंतिम पद ज्ञात हो तो हम इस फार्मूले से लगा सकते हैं। तो एन बराबर 50 हमने निकाला, तो 50 बटा 2 कोष्ठ में ए का मान 2 है, तो प्लस एल का मान 100 है, 2 प्लस 100 ये हो गया 102, ये हो गया 25, 25 गुणे 102, तो एस 50 हमारा क्या निकल गया 2550। 2 से विभाजित संख्या 2550 निकल गया, ये निकल गया। अब देखिए 5 से विभाजित कौन कौन से हैं। 5 से विभाजित हमारी संख्याएं हैं 5 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस प्लस 100 तक ये है। अब इसमें ए बराबर 5 है, डी बराबर 5 है और ए एन 100 है, लास्ट पर 100 है।
अब इसका हम 100 का कितने नंबर पे आ रहा है ये देखते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूले से ए एन बराबर 100 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 5। अब ये हो गया। अब इसमें 100 5 को इधर घटाया तो आ गया 95 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। 5 को इधर भेजा तो 95 19 बार में कट गया तो एन माइनस वन बराबर 19, एन बराबर 20, एन बराबर 20 हमारे पास निकल गया। फिर वही फार्मूला योग का लगा देते हैं, एन बटा 2 कोष्ठ में ए प्लस यल, इसको लगाएंगे तो 20 बटा 2 कोष्ठ में 5 बटा 100 आ जाएगा। 20 बटा 2 10, 10 गुणे 105 हो गया। तो इस S20 का मान हमारे पास निकल गया 1050, ये हमारे पास निकल चुका है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो 2 से भी विभाजित हैं और 5 से भी विभाजित हैं। इस देखिए 10 हो गया, 10 हो गया, फिर यहाँ 20 कहीं आएगा तो 20 भी 2 से 5 दोनों से, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। तो ऐसे तो ये संख्याएं 2 में भी जुड़ी होंगी और 5 में भी जुड़ी होंगी, तो ये कुल जोड़ेंगे तो 2 बार आ जाएंगी, क्योंकि 2 में भी जुड़ चुकी हैं, ये 5 में भी जुड़ चुके हैं तो 2 बार आ जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में है उसको हम एक बार घटा देंगे। तो एक बार घटने के बाद एक बार वाली चली जाएंगी, बची एक बार, तो हमारा सही रहेगा। तो इसमें 5 और दोनों से विभाजित 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक है। अब ए बराबर 10, डी बराबर 10 और ए एन बराबर 100, आई एन बराबर 10, क्योंकि 100 से 10 से 100 तक तो 10 ही संख्या होगी। तो अब इसको अभी योग निकाल देते हैं हम। क्या हुआ, x10 बराबर एन बटा 2 कोष्ठ में ए प्लस एल के फार्मूले से, तो आ गया 10 बटा 2 कोष्ठ में 10 प्लस 100। अभी 10 बटा 2 5 हो गया, 5 गुणे 110 हो गया। तो x10 का मान हमारे पास क्या आ गया 550। अब 2 या 5 विभाजित अंकों का योग मतलब कुल जो हमसे सवाल पूछा है वो निकालते हैं। तो S50 प्लस S20 माइनस S10 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे और ये जो दोनों में है उसको घटा देंगे। तो ये 2500 प्लस 1005 माइनस 550, अब इसको सॉल्व किए तो आया 3050। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 3050। तो 5वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं 6वें प्रश्न को। 6वां प्रश्न क्या कर रहा है, 6वां प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे। मतलब 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें जो 4 से विभाजित करने पर और शेषफल 1 आ जाए। मतलब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब 4 से विभाजित करें और शेषफल 1 आए। मतलब अगर 4 से कोई 2 अंक, मान लीजिए 12 विभाजित है 4 से, तो शेषफल तो 0 आ गया। तो मतलब 12 में 1 जोड़ देंगे 13, तब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। मतलब जो संख्या 4 से कट रही है उसमें 1 जोड़ दें तभी शेषफल 1 आएगा। तो उसी तरह जैसे यहाँ अनुक्रम क्या बनेगा, जैसे 12 कटता है 4 से, 1 जोड़ेंगे तभी ना शेषफल 1 आएगा, तो 13 हो जाएगा। 16 कटता है तो 17 हो जाएगा, 20 कटता है तो 21 हो जाएगा। वैसे डाट 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 100 2 अंकों की संख्या है, मतलब 99 तक, 99 से जस्ट पहले 96 कटता है, तो 96 कटता है तो उसमें शेषफल 1 भी लाना है, तो 1 जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक अनुक्रम बन रहा है, क्या बन रहा है, समांतर श्रेणी। ए जहाँ ए 13 है और डी 4 है। देखिए कि इसमें से इसमें घटाए 4, इसको इसमें से घटाए 4, तो डी बराबर 4 और ए एन बराबर 97। अब इसका हम नंबर निकालेंगे चौथे नंबर पे है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूले लगाएंगे। ए एन बराबर 97 बराबर ए का 13 मान है प्लस एन माइनस 1, डी का मान 4। 13 को 97 में से 13 घटाया 14, 84 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 का भाग दिया 84 में 21, तो एन माइनस 1 बराबर 21 आया। तो एन बराबर हमारे पास निकल के आ गया 22, एन का मान 22 निकल गया। अब हमसे योग पूछा है तो योग निकाल देते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 कोष्ठ में ए प्लस यल होता है। एन का मान हमने 22 निकाला, तो 22 बटा 2 कोष्ठ में ए का मान 13, यल का मान 97, 13 प्लस 97, तो ये क्या आ गया, इसको भाग दिया तो 11 गुणे ये जुड़ के 110, 11 गुणे 110, तो यस 22 हमारे पास क्या निकल के आ गया 1210। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 1210, इस अनुक्रम का योगफल। यही से हमसे पूछा था। क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। कह रहा है कि सभी x कामा y जो नेचुरल नंबर के लिए f कोष्ठ में x प्लस वाई बराबर f कोष्ठ में x गुणे f कोष्ठ में y बराबर को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3 है एवं सिग्मा
यक्स का मान 1 से लेकर n तक एफ एक्स बराबर 120 हो तो मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में यक्स वाई एक नेचुरल नंबर है, ये तो ठीक है, चलिए मान ली। और हमें दिया है कि इस समीकरण को संतुष्ट करता हुआ एफ का एक ऐसा फलन है, मतलब इस समीकरण को उसको संतुष्ट करना चाहिए, तो ये समीकरण हमने लिख लिया है, ये समीकरण दिया है हमसे प्रश्न में। और यफ का एक ऐसा फलन है जहाँ F1 बराबर 3 है, तो F1 बराबर 3 दिया है तो हमें F1 बराबर 3 लिख लिया हमने। और सिग्मा एक्स का मान 1 से n तक एफ एक्स बराबर 120 है, तो ये एफ एक्स बराबर 120 है, ये हमने लिख लिया, यही दिया है हमें। तो सिग्मा मतलब उसका योग, तो एफ एक्स बराबर 120 और यक्स का मान 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn बराबर 120। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमने निकाल दी कि इसको, इस चीज़ को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ F1 का मान तो F1 का मान तो हमें मालूम है, F1 का मान तो हमें मालूम है। अब F2 का मान मालूम नहीं है, तो F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F कोष्ठ में 1+1 इस प्रकार लिख सकते हैं, F कोष्ठ में 1+1। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F1 गुणे F1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, F1 गुणे F1। ये कैसा एक इसका गुण होता है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब F1 का मान हमें 3 दिया है और F1 का मान 3 दिया, तो 3 गुणे 3 हो गया, ये बराबर 9। तो F2 का मान हमारे पास निकल के आ गया 9। इसी प्रकार हम F3 का निकालते हैं, तो F3 को हम F1+2 लिख सकते हैं, बराबर इसको हम गुणे के रूप में लिख देते हैं, F1 गुणे F2, ये एक प्रॉपर्टी है, बराबर ये F1 का 3 मान है, F2 का 9 मान है, तो 9 3 27, F3 का मान हमारे पास 27 निकल कर आ गया। उसी तरह आप देखिए क्या है, F1 की जगह 3 रख देते हैं, F2 की जगह 9 रख देते हैं, F3 की जगह 27 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे ही n तक जाएगा, क्योंकि Fn तक है, इसको हम n तक लिख सकते हैं, बराबर 120 है। अब यहाँ पर देखिए इसका, इसमें ए का मान हमें मालूम चल रहा है, देखिए क्या बन रहा है, पहले ये गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है, कैसे, ये ए का मान 3 है और आर का मान A2/A1 करेंगे तो 9/3 बराबर 3 आया, फिर A3/A2 करेंगे तो 27/9 फिर भी 3 आया, मतलब सार्वनुपात समान है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी के योग का फार्मूला तो हम जानते ही हैं, क्या होता है, ए कोष्ठ में आर की घात n-1/r-1, अब इसमें हम रखते हैं ए का मान 3, कोष्ठ में 3 की घात n-1/3-1, n का मान हमें मालूम करना है, तो n वैसे ही है। अब इसमें फिर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 आएगा, 3 को ऊपर आएगा, 3 कोष्ठ में 3 की घात n-1/2। अब इसको 3 की घाते, अब यहाँ Sn का मान तो हम जानते हैं, यहाँ योग दिया ही है हमें 120, तो Sn की जगह 120 रख देते हैं, 120 बराबर 3 कोष्ठ में 3 की घात n-1/2। अब 2 को हमने इधर भेजा तो हो गया 240 बराबर 3 कोष्ठ में 3 की घात n-1, ये हो गया। अब 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 240 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 80, तो हमारे पास आ गया 3 की घात n-1 बराबर 80, तो -1 को इधर ले आया +1, तो 3 की घात n बराबर 81 आ गया हमारे पास। अब 81 को हम 3 की घात 4 भी लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, तो आधार समान है तो घात भी समान होगा, तो n बराबर 4, यहाँ से हमारा n का मान निकल गया कि n बराबर 4 होगा, यहाँ से हमारा n का मान निकल चुका है, n का मान निकल चुका है। अब देखिए यहीं पर इसी फार्मूले का यूज हमने यहाँ पर किया है, देखिए ध्यान दीजिए कि F1+1 है, इसको F1 इंटू F1 कर दिया, देखिए यहाँ पर Fx+y है तो Fx इंटू Fy कर दिया, इसीलिए ये चीज़ हमको प्रश्न में दिया है, इसी से हम ये चीज़ हमने बनाया है, तो हमारे प्रश्न में इजी हो गया है और हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, n का मान 4 आ गया। तो 7वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, ठीक है, और उसका प्रथम पद तथा सार अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 है, ठीक है, अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दिया है कि उसके कुछ पदों का योग 315 है, तो ठीक है, Sn बराबर 315 हो गया, उसका प्रथम पद तथा सार अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 है, मतलब प्रथम पद a बराबर 5 दिया है, सार अनुपात r बराबर 2 दिया है, ठीक है। कह रहा है कि अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेगा। अभी Sn बराबर 315 है,
यसियन का हम फार्मूला जानते ही हैं क्या होता है योग का, ए कोष्ट में आर की घात n माइनस वन बटा आर माइनस वन होता है बराबर 315 होता है। अब इसमें ए का मान हम 5 और आर का मान 2 जानते हैं, रखते हैं। 5 कोष्ट में 2 घात n माइनस वन बटा 2 माइनस वन बराबर 315, ये हो गया। अब ये 2 माइनस वन वन हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं इसका, तो 5 कोष्ट में 2 घात n माइनस वन बराबर 315 आया। देखिए यहाँ पर 5 गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 315 में 5 की भाग देंगे तो आएगा 63, 2 घात n माइनस वन बराबर 63, माइनस वन को हमने इधर ले गया तो आया 64, 2 घात n बराबर 64। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, तो ये 2 की घात n बराबर 2 की घात 6, तो n बराबर 6, तो ये आधार समान है घात समान होगा, तो n बराबर 6 हमारे पास निकल गया। हमसे पूछा भी था कि पदों की संख्या क्या थी, तो पदों की संख्या मतलब n तो हमने ज्ञात कर दिया 6, एक पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। अब क्या पूछा है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब अंतिम पद का हम जानते हैं ए एन बराबर एक आर की पावर n माइनस वन होता है। अब 6 पद है तो छठवां पद ही तो अंतिम होगा, 6 पद है तो छठवां पद ही अंतिम होगा, तो छठवां पद हम निकालते हैं। a6 बराबर 5, ए का मान 5 है, गुणे 2 की घात 6 माइनस वन, यानी की जगह 6 रख दिया। अब ये आया 5 गुणे 2 की घात 5, 2 की घात 5 बराबर 32, 5 गुणे 32, तो अंतिम पद हमारे पास a6 निकल के आ गया 160। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया सॉल्व, 8वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, 9वां प्रश्न है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, ठीक है, तीसरे एवं 5वें पदों का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, ठीक है, तो a1 बराबर 1, प्रथम पद 1 है, और तीसरे एवं 5वें पदों का योग 90 है, a3 प्लस a5 बराबर 90 है, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात हमें ज्ञात करना है, देखिए इसको, अब ये a3 प्लस a5 बराबर 90 है, तो अब यहाँ a3 को हम AR स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, a5 को AR की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको एक AR स्क्वायर प्लस AR की घात 4 बराबर 90 हो गया ये। अब इसमें a1 का मान मतलब a का मान हमें मालूम है 1, तो a का मान 1 रख देते हैं, तो वह 1 गुणे आर स्क्वायर प्लस 1 गुणे आर की घात 4 बराबर 90 हो गया। अब यहाँ आर स्क्वायर क्योंकि 1 का गुणा किए कोई फर्क नहीं पड़ा, आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 बराबर 90। अब इस 90 को हमने इधर ले आया, क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 माइनस 90 बराबर 0, बराबर 0। अब इसको क्या किया हमने, आर की घात 4 को इधर लिख दिया, आर की घात 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। अब ये मतलब द्विघात समीकरण के रूप में भी इसको बनाकर हल कर सकते हैं, इसको यहाँ से डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब इस आर की घात 4 प्लस इसको 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, और माइनस 90 लिख सकते हैं। अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोष्ट में आया आर स्क्वायर प्लस 10, माइनस 9 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 9 कॉमन ले लिया, कोष्ट में आया आर स्क्वायर प्लस 10। अब इसमें फिर आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन ले लिया, दूसरे कोष्ट में आया आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो ये हमारा निकल गया। यदि आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0 हो तो आर स्क्वायर बराबर माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ से तो कुछ मान निकलेगा नहीं। अब दूसरे पर हम चले जाते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 हो तो आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो आर बराबर प्लस माइनस 3 निकल के आ जाएगा, तो आर का मान यहाँ से हमारा निकल गया प्लस माइनस 3, आर का मान भी हमने निकाल दिया प्लस माइनस 3। अब ये प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व, क्योंकि आर का मान ही हमसे पूछा था, तो 9वां प्रश्न हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, 3 पदों का योग 56 है, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब दिया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है और उसके 3 पद हम मान लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर है, और कह रहा है कि इनके 3 पदों का योग 56 है, मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 56 है, ठीक है। और इस संख्याओं में क्रमशः 1 और 7 और 21 घटा देते हैं तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब ये हम 56 दिया है योग, तो इसको हम इस फार्म में क्या करते हैं कि इसमें हम आर का क्या करते हैं, इधर रीअरेंज कर देते हैं इसको। देखिए ए आर स्क्वायर को हमने इधर लिखा,
फिर ए आर को ऐसे रहने दीजिए, ए को हमने इधर लिख दिया। अब इस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर प्लस ए बराबर 56, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और कह रहा है कि अब यदि हम क्रम से इन संख्याओं में 1, 7 और 21 घटा दें तो हमें ए पी प्राप्त हो जाएगा। तब संख्याएं क्या हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर। अब इसमें से 1, 7 और 21 घटा देते हैं। 1 घटा है इसमें से a-1 प्लस ए आर में से 7 घटा है ए आर -7 प्लस इसमें से 21 घटा दिए ए आर स्क्वायर -21। अब ये एक ए पी बन गई, ये एक ए पी बन गई। तो अब हम ए पी का एक गुण पढ़े हैं समांतर माध्य। समांतर श्रेणी में समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मध्य पद जो होता है वो प्रथम पद और तीसरे पद का योग का आधा होता है। मतलब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका जो मध्य पद होगा वो प्रथम पद और दूसरे पद को जोड़ के उसका आधा करने पर उसके बराबर आएगा। मतलब मध्य पद ए आर -7 बराबर प्रथम पद प्लस तीसरा पद a-1 प्लस ए आर स्क्वायर -21 का आधा बटा 2। ये चीज़ होनी चाहिए अगर ये समांतर श्रेणी है। तब इसमें हम 2 को इधर गुणा करा देते हैं, 2ar -14 बराबर a-1 प्लस ए आर स्क्वायर -21। ये वैसे ही है। अब इसमें -1 -21 तो -22 हो गया। 2ar -14 बराबर ए आर स्क्वायर प्लस a -22 हो गया। अब इसमें देखिए ये 2ar -14 और इस सब को इधर ले आते हैं तो ये हो गया -ar स्क्वायर, ये -a प्लस 22 बराबर 0 हो गया। अब इस -ar स्क्वायर को पहला लिख देते हैं, फिर +2ar लिख देते हैं, फिर -a और यहाँ 22 -14 है तो ये 8 हो गया। तो ये इस प्रकार आ गया -ar स्क्वायर प्लस 2ar -8 बराबर -8। ये हमारा द्वितीय समीकरण हो गया, मान लिया हमने। अब क्या करते हैं कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं। पहला समीकरण में ये निकाला है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर प्लस ए बराबर 56। दूसरा समीकरण हमारे पास ये है -ar स्क्वायर प्लस 2ar -8 बराबर -8। अब इसको जोड़ते हैं तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर प्लस 8 बराबर 56 और -ar स्क्वायर प्लस 2ar -a बराबर -8। इसको जोड़ा तो ये ए आर स्क्वायर -ar स्क्वायर से कट गया, प्लस ए -a से कट गया तो आया क्या हमारे पास 3ar बराबर 56 - 8 48। 3ar बराबर 48 आ गया। 3 को भी इधर हमने भेज दिया तो आया ar बराबर 16। ar बराबर 16 आ गया। अब इसमें हम r को इधर भेज देते तो a का मान हमारे पास क्या आ गया, a बराबर 16/r आ चुका है। a बराबर 16/r हमारे पास आ चुका है। इसको हम तृतीय समीकरण मान लेते हैं, तीसरा समीकरण। अब जो a का मान आया है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है ar स्क्वायर प्लस ए आर प्लस ए बराबर 56। b का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 16/r गुणे आर स्क्वायर प्लस 16/r गुणे r प्लस 16/r बराबर 56। ये हुआ हमारे पास आ गया। चलिए अब इसका क्या करते हैं, देखिए इसमें यहाँ पर इसमें सब में लॉसा ले लेते हैं r को लॉसा ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या 16r स्क्वायर प्लस यहाँ 16r प्लस यहाँ 16 बराबर 56। अब इसमें r को इधर भेज दिया तो 16r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 16 बराबर 56r हो गया। 56r को भी हमने इधर लेते आए तो 16 स्क्वायर प्लस 16r माइनस 56r प्लस 16 बराबर 0 हो गया। अब इसमें देखिए 16r स्क्वायर और इसको हल सॉल्व किया तो -40r प्लस 16 बराबर 0 आ चुका है, हमारे पास ये आ चुका है। तब इसमें देखिए इसमें हम 8 से भाग दे देते हैं और सरल हो जाएगा तो 8 से भाग दे देते हैं तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुका है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। 2r कॉमन ले लिया, कोष्ट में आया r-2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, कोष्ट में आया r-2। r-2 कॉमन ले लिया, दूसरे कोष्ट में आया 2r-1 बराबर 0। यदि r-0 है, r-2 बराबर 0 है तो r बराबर 2 आ गया। यदि 2r-1 बराबर 0 है तो 2r बराबर, इसको इधर भेजा 1 आ गया। r बराबर 1/2 आ चुका है हमारे पास। अब देखिए अब हमें r के 2 मान मालूम चल गए हैं, एक 2 और एक 1/2। तो r का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या था, a बराबर 16/r। अब इसमें रखते हैं, पहले कंडीशन में r का मान 2 है तो समीकरण 3 में रखते हैं तो a बराबर 16/r है तो a का मान हमारे पास यहाँ से निकल गया 8।
और दूसरी कंडीशन में r का मान 1/2 है, फिर उस समीकरण रखते हैं तो a का मान यहाँ से हमारे पास निकला 32। अब हमारे पास देखिए पहली कंडीशन में r का मान 2, a का मान 8, तब पद क्या होंगे, पद क्या होंगे 8, फिर उसमें क्या किया ए आर लिख सकते हैं उसको, दूसरे पद को ए आर लिख सकते हैं तो ए आर 8 × 2 16 हो गया, फिर तीसरे पद को ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं तो आर का स्क्वायर 4, 8 × 4 32 हो गया। तो प्रथम कंडीशन में हमारे 3 पद क्या निकले 8, 16, 32। दूसरे कंडीशन में 1/2 आर का मान 1/2 है, ए का मान 32 है, तो पद क्या निकलेंगे 32, फिर 1/2 गुणा 16, फिर 1/2 के वर्ग का गुणा किया तो 8। दूसरे कंडीशन में 32, 16, 8 हमारे पास पद निकल गए। अब दोनों कंडीशन में हमने पद निकाल दिया है, तो 10वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। चलते हैं 11वें प्रश्न पे। अभी 11वां प्रश्न हमारे क्या कर रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। ठीक है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना हो। मतलब उसके सभी पदों का योगफल उसके विषम स्थान पे जो पद रखे हैं उनके योगफल का 5 गुना है, तो सार्वनुपात हमें ज्ञात करना है। मतलब पहले दिया है कि सभी गुणोत्तर श्रेणी की सभी पदों की संख्या सम है। ठीक है, तो मान लिया हमें सभी पद क्या होते हैं, अगर सम कोई संख्या है तो उसको हम 2n से दर्शाते हैं, माना सभी पद 2n है। अनुक्रम क्या बन रहा है देखिए, पहले उसके सभी पद ए कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब कामा ए आर की घाते 4, फिर कामा ए आर की घाते 5 कामा यहाँ ए छूट गया ए आर की घाते 5 कामा ए आर की घाते 6 कामा डॉट 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 ऐसे ही ए आर की घाते 2n-1, क्योंकि लास्ट में तो 2n है तो 2n-1 होगा। ये हमारा अनुक्रम बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए सभी पदों का योगफल क्या कहा है आपसे कि उसके सभी पदों का योगफल उसके विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। मतलब विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 का गुणा कर दें उसमें, तो ये सभी पदों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो सभी पदों का योगफल बराबर 5 गुणे विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल हो गया। तो सभी पदों का योगफल क्या है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की घात 2n-1 है, गुणे 5 गुणे बराबर 5 गुणे क्या है विषम स्थान पर रखे पदों के ऊपर। तो विषम स्थान पे क्या होगा, पहले ये होगा ए प्लस, फिर इसको छोड़ देंगे तीसरे नंबर पे ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब को छोड़ देंगे तो आएगा ए आर की घाते 4, फिर ए आर की घाते 5 को छोड़ देंगे तो अगला होगा ए आर की घाते 6 प्लस ये कहाँ तक जाएगा तो ये तो हम बता नहीं सकते, तो इसको डॉट 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 से ही अभी दर्शा देते हैं। तब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर सभी पर 2n है। अब कोई मान लीजिए कि 10 संख्याएं हैं और उसमें कोई पूछे कि 10 संख्याएं हैं तो उसमें कितने सम कितने विषम है, तो आधे सम होंगे आधे विषम होंगे, तो सिंपल है। और यहाँ पर 2n सभी पद हैं, 2n सभी पद हैं तो आधे उसमें से विषम होंगे, तो सभी पद यहाँ पर विषम पद कितने आ जाएंगे n हो जाएंगे। और यहाँ प्रथम पद ए सार्वनुपात आर, यहाँ प्रथम पद ए और सार्वनुपात आर स्क्वायर है। देखिए दूसरे पद बटा पहले पद आर स्क्वायर आया, तीसरे पद बटा पहले दूसरे पद आर स्क्वायर आया, चौथे पद बटा तीसरे पद आर स्क्वायर आया, तो सार्वनुपात यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब इसका योगफल हम क्या फार्मूला जानते हैं, ए कोष्ठ में आर की घाते 2n-1 बटा r-1 हो गया, क्योंकि यहाँ n की जगह 2n है। और यहाँ पर 5 गुणे क्या हुआ ए क्योंकि प्रथम पद ए कोष्ठ में आर स्क्वायर है सार्वनुपात की घाते n, क्योंकि सार्वनुपात आर स्क्वायर है और उसकी फार्मूला क्या होता है आर की घाते n-1, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दिया। अब उसकी घाते कितने पद हैं n पद है तो उसकी घाते n-1 बराबर बटा आर स्क्वायर -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ ए कोष्ठ में आर की घाते 2n-1 बटा r-1 बराबर ये 5 कोष्ठ में आर की घाते 2n-1 क्योंकि घात का घात गुणा हो गया -1 बटा क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले कोष्ठ में आ जाएगा r-1, दूसरे कोष्ठ में आ जाएगा r+1। अब इसको आप डायरेक्ट यहाँ से काट के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर एकदम सही आएगा। डायरेक्ट यहाँ से काट के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए इसको फिर बताता हूँ
कि ए कोष्ठ में अब क्या किया हमने यहाँ पर तिर्यक गुणा करा दिया। तो ए कोष्ठ में आर की घात 2n-1, ये इसका ये इधर चले गए तो आ गया गुणे में r-1, दूसरे कोष्ठ में r+1 बराबर ये इधर चला आया 5 एक कोष्ठ में आर की घात 2n-1, दूसरे कोष्ठ में r-1 ये आ गया। अब इसका हमने क्या किया कि इस सभी चीज़ों को भी इधर लाया। क्या हो गया, ए कोष्ठ में आर की घात 2n-1, r-1, r+1। अब ये तो ऐसे ही रहा, -5 कोष्ठ में आर की घात 2n-1, दूसरे कोष्ठ में r-1 बराबर 0। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या किया हमने, ये देखिए यहाँ पर ए आर की घात 2n-1 और r-1 ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए आर पहले कोष्ठ में आर की घात 2n-1, दूसरे कोष्ठ में r-1 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल r+1 बचेगा, r+1 बच गया। यहाँ क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, क्योंकि इतनी चीज़ यहाँ ए से लेकर इतनी चीज़ तो कॉमन ही हो गई। तो केवल बचा -5 बराबर 0, ऐसा ही है। अब क्या किया हमने कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो r-4 आएगा। तो ए कोष्ठ में आर की घात 2n-1, दूसरे कोष्ठ में r-1, तीसरे कोष्ठ में r-4 बराबर 0, ये आ गया। अब इसमें हम कैसे, जैसे द्विघात समीकरण को हम लोग लास्ट में लिखते थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर पहला 0 आ जाएगा, फिर दूसरी बार में अगर आर की घात 2n-1 बराबर 0 है तो इसको इधर भेजा 1 आ गया, आर की घात 2n बराबर 1, तो आर बराबर +-1 होगा। अब वैसे ही यहाँ पर अगर r-1 बराबर 0 है तो आर बराबर 1 होगा, r-4 बराबर 0 है तो आर बराबर 4 होगा। अब देखिए ए बराबर 0 तो संभव नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि ए बराबर 0 अगर रखेंगे तो यहाँ पर ए का गुणा होगा योग निकालने में, तो सब ये ऊपर 0 आ जाएगा तो अपरिमित हो जाएगा। ए बराबर 0 होगा ही नहीं, सभी पद 0 हो जाएंगे, सभी पद ही 0 हो जाएंगे। अगर ए बराबर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो सबका 0 गुणा सब 0 हो जाएंगे। तो ए बराबर 0 तो संभव ही नहीं है। आर बराबर +-1 संभव नहीं होगा, क्योंकि आर बराबर अगर 1 होगा तो अनुपात इसका मतलब 1 है, तो मतलब सभी पद समान है, सभी पद समान है। यहाँ भी आर बराबर 1 है तब भी ए आएगा, यहाँ आर बराबर 1 है तब भी ए आएगा, यहाँ आर बराबर 1 है तब भी ए ही आएगा, तो मतलब सभी पद बराबर हो जाएंगे। तो ये भी संभव नहीं होगा। तो बच्चा ये आर बराबर 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आर बराबर 4, क्योंकि यहाँ भी एक ही है तो संभव होगा ही नहीं। आर बराबर 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका डायरेक्ट अगर काट के भी सॉल्व कर सकते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है आर बराबर 4। लेकिन उससे ज़्यादा राइट मेथड ये है, क्योंकि अगर इसमें से कोई और भी आंसर होता तब तो आपका उस स्थिति से तो आ नहीं सकता था, क्योंकि केवल 4 ही आता। लेकिन इस स्थिति से आपके सारे आंसर आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस स्थिति से सॉल्व करवाया। अब देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। मतलब एक समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहा है कि प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है ए बराबर 11 दिया ही है, डी का मान तो हमें दिया नहीं है और यन का मान भी हमें दिया नहीं। कहा क्या है, प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। मतलब प्रथम 4 पद a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, ये प्रथम 4 पद हुए और इसका योग 56 है। ठीक है भाई, इसका योग 56 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a4 प्लस 6d बराबर 56 हो गया। अब a का मान तो हमें दिया है 11, तो 11 गुणे 4 44 हो गया। 44 प्लस 6d बराबर 56, तो हमने 44 को इधर भेजा, 44 को इधर भेजा तो 56 में से घटा तो 6d बराबर 12 आया। तो डी का मान हमारे पास यहाँ निकल गया 2। डी का मान तो हमें निकाल लिया और कहा कि पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अब यन हमें निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कुछ क्लू मिलेगा। दिया है कि अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। इसका मतलब जो अंतिम पद होगा उससे एक पहले वाला होगा, उससे एक पहले वाला होगा और उससे एक पहले वाला होगा, यही ना अंतिम 4 पद कहलाएंगे। अंतिम पद होगा हमारा an, क्योंकि अंतिम पद हम an लेते हैं। उससे एक पहले an-1, उससे एक पहले an-2, उससे एक पहले an-3,
अब यही जो अंतिम के 4 पद है इनका योगफल 112 हमें दिया है। अब ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरीके से ए एन माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह से ए एन माइनस टू को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और ए एन माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी बराबर 112 है ही सबका योग है। अब इसमें क्या किया हमने, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है और ए यहाँ है। ए 4 बार योग है, 4 लिख दिया क्योंकि 4 बार योग है। और बाकी में डी है हर जगह, देखिए यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। डी कॉमन ले लिया तो आया क्या, ये आया एन माइनस थ्री माइनस वन। एन माइनस थ्री माइनस वन हो गया -4, एन माइनस फोर आया। यहाँ एन माइनस थ्री आया, फिर यहाँ एन माइनस टू आया, यहाँ एन माइनस वन आया बराबर 112 आया। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, ये 4n हो गया, 4n हो गया। और यहाँ -4 -3 -2 -1 -10 हो गया। तो 4 × 11 + 2 तो कोष्ठ में 4n - 10 बराबर 112। ये हमारे पास है, ये हमारे पास निकल गया। अब ये 4 11 × 4 बराबर 44 हो गया, 44 हो गया क्योंकि ए का मान तो हमें मालूम है 11 रखा है हमने तो 44 आ गया। फिर डी का मान 2 हमने रखा है 44। तो फिर यहाँ पर 2 का अंदर गुणा कराया तो ये 8n - 20 आ गया बराबर 112 आ गया। 44 को इधर भेजा, 112 में से 44 पहले हम 44 - 20 यहाँ पे है तो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 8n + 24 आ गया बराबर 112। 24 को इधर भेजा तो 112 - 24 88 आ गया। तो 8n बराबर 88 आ गया। तो n बराबर हमारा 11 आ चुका है। n बराबर हमारे पास 11 निकल चुका है। n का मान हमसे प्रश्न में देखिए पूछा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों संख्या मतलब n का मान हमने निकाल दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में हमने 12 सवाल आपको सॉल्व करा दिए। अगले वीडियो में हम इससे आगे के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक जो कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। आगे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सकती है। और अगर आपको ये जो PDF से मैं बता रहा हूँ, इस PDF को अगर चाहिए तो इस PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।